अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे पीएमडीसी एमडीकेट और एमडीकेट का मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर आ गए हैं आपके साथ। और मॉक टेस्ट नंबर 1 के अंदर हम फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। एज यू नो द पेपर पैटर्न, जिसके अंदर आपके पास फिजिक्स पोर्शन के अंदर 36 एमसीक्यूज होते हैं और 36 एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो 1 बाय 1 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली डिजाइन की गई है फॉर द एमडीकेट एस्पिरेंट्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। इससे आपके एग्जामिनेशन के अंदर अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप एग्जामिनेशन के अंदर एज कर सकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला जा रहा है? Which situation represent the motion with zero acceleration? कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शन में से बताइए कि आपको किस कंडीशन के अंदर ये लगता है कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है साइक्लिस्ट स्लो डाउन बिफोर रीचिंग अ ट्रैफिक सिग्नल। तो साइक्लिस्ट जो है वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है। स्लो डाउन कर रहा है इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? उसकी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव हो गई है। उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी आप कह सकते हैं। तो जीरो एक्सेलरेशन नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें पहले वाले ऑप्शन के अंदर, पहली वाली कंडीशन के अंदर मिल जाएगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल गई, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो ट्रू नहीं है जिसके अंदर हमें जीरो एक्सेलरेशन की कंडीशन बतानी है। अगर बी ऑप्शन में देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कार ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे। एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अलोंग द स्ट्रेट हाईवे। तो कांस्टेंट स्पीड भी है और पाथ भी चेंज नहीं हो रहा, यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, यानी आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है तो ये वाला कंडीशन ट्रू है, यानी ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ। तो जब ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? तो इसका आंसर है नो। तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल वेलोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन तब्दील हो रहा होता है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन होने की, चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। यानी वेरिएबल वेलोसिटी होने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है, तो हमें नॉन जीरो एक्सेलरेशन मिल जाती है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन जिसे हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी नॉर्मली कह रहे होते हैं, नॉन जीरो एक्सेलरेशन हमें मिलती है। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन हमें कौन सी कंडीशन मिल जाएगी? ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगी नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो इसको हम रीराइट करके लिख लेते हैं नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या मेंशन हुआ है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो करता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूँ, तो उसके अंदर फ्री फॉल मोशन होता है। और फ्री फॉल मोशन के अंदर मुझे बात मालूम है कि उसके अंदर ग्रेविटी नॉन जीरो होगी। और ग्रेविटी कितनी होगी? 9.8, जो कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ आएगी। तो इसका मतलब है इसके अंदर भी हमें ग्रेविटी जीरो नहीं मिल रही और इसके अंदर भी ग्रेविटी जीरो नहीं मिल रही, तो इसका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन बी, अ कार ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे या कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला जा रहा है? अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एंड लैंड आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ फ्लाइट, what is its total vertical displacement upon landing? यानी आपने क्या मालूम करना है? टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी हम क्या कर सकते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अगर हम कर लें तो हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो बेसिकली अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर लेंगे। अब इसको हम अप्लाई करते हैं किसके अंदर? प्रोजेक्टाइल के अंदर। और प्रोजेक्टाइल के अंदर हम सिनेरियो कंसीडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन आ गया यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना है एट सम एंगल, और उसकी जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमें बता दिया है कि हमारे पास कितना है? 10 सेकेंड है। लेकिन 10 सेकेंड के अंदर जो है वो हमें मोशन को ऑब्जर्व करना है। तो लेट से हमने उस सम एंगल, उस थीटा से हमने उसको लॉन्च किया। ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई। ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन से हमने इसको यहाँ से लॉन्च कर दिया और ऑब्जेक्ट ने जो है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहाँ पर लैंड कर गया। ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो और इस पूरे
टाइम कंजप्शन, यानी इसमें जो टाइम कंजप्शन हमें लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 सेकंड, यानी हमने जो पूरा सिनेरियो ऑब्जर्व किया उसमें 10 सेकंड लगे। खैर हमें 10 सेकंड से मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या मालूम करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे वो 0 है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इनिशियली क्या है 0 है। यहाँ पर भी अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर भी हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या नजर आ रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर भी 0 नजर आ रहा है, यानी हमारी जो फाइनल पोजीशन है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है। तो अगर दोनों की सेम लोकेशन पर है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम लोकेशन पर मौजूद हैं, अगर 0 नहीं है यानी कोई और नंबर है मगर दोनों नंबर्स क्योंकि सेम लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्टिकली, तो उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। उनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है सेम, और सेम होने की वजह से हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, अ बॉडी कैन थ्रो अ स्टोन A boy can throw a stone to a maximum vertical height of 25 meter. What is the maximum horizontal distance that can throw the same stone? तो हमें क्या मालूम करना है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट यानी एच मैक्स हमें बता दिया है। एच मैक्स हमें कितना बता दिया है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमारे पास कितनी है 25 मीटर हमें बताई है, और मैक्सिमम रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट, 2 टाइम्स ऑफ दी मैक्सिमम हाइट। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया सिंपली 25 के साथ, तो मेरे पास मुझे मालूम हो गई मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी 50 मीटर। 50 मीटर वाला ऑप्शन मुझे ऑप्शन बी में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाई रिजर्वायर ऑफ अ टर्बाइन locate below, well below, ignoring the air resistance, which principle best explain why the water gain speed as it fall। यानी एक सिनेरियो हमने कंसिडर कर लिया और हमारे पास जो है एक वाटर रिजर्वायर मौजूद है जहां से हमारे पास जो है वाटर जो है वो फॉल कर रहा है, वाटर जो है वो फॉल कर रहा है। ये हमारे पास आ गया वाटर, ये हमारे पास हो गया वाटर, और ये हमारे पास हो गया रिजर्वायर। रिजर्वायर जहां पर हमने वाटर को स्टोर किया हुआ था, और वाटर स्टोर होने की वाटर को वहां से हमने रिलीज किया, और ये वाटर जो है वो फॉल कर रहा है एट द ग्राउंड। तो ऐसे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी वाटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है ऑन टू द टर्बाइन, और फिर वो टर्बाइन जो है वो मूव कर रही होगी, और इट कैन जनरेट सम एनर्जी एज वेल। तो अब ऑप्शन में देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो हमें वाटर की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर क्यों आती है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि वाटर मास इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉल, वाटर मास इंक्रीज नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये बात बिल्कुल सही नजर आ रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी मौजूद होगी, यहाँ पर इसके पास मौजूद होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से यानी वाटर को यहाँ से रिलीज किया, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर रही होगी, वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी एज इट फॉल्स। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सेलरेट द प्रेशर, तो ऐसा नहीं है, प्रेशर जो है ऑफ द वाटर जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ द एयर। द डेंसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीज विद हाइट, ऐसा नहीं है, डेंसिटी ऑफ द वाटर सेम रहती है, चेंज नहीं होगी। तो ये वाले दो ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गए। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही नजर आ रहा है, जिसके अंदर मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल होते हुए नजर आ रही है। यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी वाटर के पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जब उसको मैंने फॉल करवाया तो उसकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। उसके अंदर बोला जा रहा है कार्ट एक्सपीरियंस टू हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स एक्ट टू द राइट इज लार्जर देन द फोर्स एक्टिंग टू द लेफ्ट। तो लेट्स से मेरे पास एक कार्ट, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही है। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रही है। अब सवाल हमने पढ़ लिया और सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दोनों फोर्सेस किस तरह एक्ट कर रही हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम बना लेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ राइट इज लार्जर। तो ये वाली जो फोर्स है जो कि टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है वो ग्रेटर है, यानी ये हमारे पास फोर्स ग्रेटर है इन मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास जो है फोर्स जो है वो स्मॉलर है। ये हमारे पास फोर्स जो है वो स्मॉलर है, जिसको मैंने मैग्नीट्यूड वाइज भी स्मॉल करके बनाया। तो ये हमारे पास स्मॉलर फोर्स आ गई, ये हमारे पास स्मॉलर फोर्स आ गई। विच इस स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कार्ट्स मोशन। तो मुझे बात मालूम है जहां पर हमारे पास नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में मेरे पास मोशन हो रहा होगा। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ ग्रेटर माइनस एफ स्मॉलर। तो मुझे एफ ग्रेटर जो है वो यानी एफ जो है वो ग्रेटर फोर्स यहाँ पर नजर आ रही है टुवर्ड्स राइट,
तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, टूवर्ड्स राइट मूव करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स राइट मूव करना चाहिए क्योंकि वहां पर लार्जर फोर्स है। तो ये बात हम यहाँ पे देखेंगे, इट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, लार्जर फोर्स की डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो जिस डायरेक्शन मेरे पास नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, यानी काट मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड बिकॉज द फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अगर मेरे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट जीरो होता तो ऑब्जेक्ट जो है वो उनकी स्पीड जीरो होती, कांस्टेंट स्पीड फिर भी नहीं होती। बट यहाँ पर क्योंकि बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एक फोर्स ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो जो फोर्स ग्रेटर होगी उसी के डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म हो रहा होगा। इट रिमेन स्टेशनरी रिगार्डलेस ऑफ द फोर्स मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं है। इट एक्सेलरेट टुवर्ड द स्मॉलर फोर्स, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज simultaneously from a same height, one is simply dropped and other is given a horizontal push. Assuming air resistance is negligible, which statement is correct? तो दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने एक साथ रिलीज किया है फ्रॉम द सेम हाइट, दोनों की हाइट भी सेम है और ऑब्जेक्ट के मासेस भी सेम है। तो दो ऑब्जेक्ट्स मैंने इस तरह कंसिडर कर लिए, एक ऑब्जेक्ट 1 और एक ऑब्जेक्ट 2, दोनों को हमने सेम हाइट से रिलीज करना है। दोनों को हमने सेम हाइट से रिलीज किया। लेट्स से मेरे पास ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो ये मेरे पास आ गया ग्राउंड, मेरे पास आ गया ग्राउंड और मैंने किसी पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। कैसे रिलीज कर रहा हूँ, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। एक तो मेरे पास दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और दूसरा दोनों की हाइट भी क्या है, सेम हाइट पर है, सेम हाइट पर हैं दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम हाइट पर है। बट एक थोड़ा सा फर्क है, दोनों को हमने सेम हाइट पे तो रखा बट एक को हमने सिंपली ड्रॉप कर दिया, एक को हमने सिंपली ड्रॉप कर दिया और एक को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल पुश करके ड्रॉप किया, एक को थोड़ा हॉरिजॉन्टल पुश करके ड्रॉप किया। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बात मालूम है कि दोनों का जो टाइम है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम ये देख लेते हैं, द पुश ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड फर्स्ट, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की जीरो होगी, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। और हाइट, अगर हम हाइट कैलकुलेट करते हैं और हाइट की मदद से, क्योंकि हाइट भी सेम है तो हाइट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी सेम आएगी, ऑब्वियसली सेम भी है। और अगर उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम, तो हमारा टाइम भी सेम आना चाहिए, h=1/2gt² वाला फॉर्मूले से अगर हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा टाइम भी सेम आना चाहिए। इस फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2h/g²। तो इस फॉर्मूले से हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम दोनों का सेम आएगा क्योंकि हमारे पास हाइट भी सेम है और ग्रेविटी भी सेम है। तो दोनों ऑब्जेक्ट का हाइट सेम होने की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट की टाइम जो है वो सेम आएगी। और अगर टाइम सेम होगा तो हम बोलेंगे बोथ ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बोथ ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। द ड्रॉप ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड फर्स्ट, ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी, दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। दोनों की ऑब्जेक्ट की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हम इस रिलेशन यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई वेलोसिटी डिपेंडेंट कोई पैरामीटर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब इस तरफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ऑब्जेक्ट सवाल के अंदर हमें बता दिया कि हाइट और ग्रेविटी कांस्टेंट है, यानी सेम है दोनों केस के अंदर। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट यानी दोनों जो है वो सेम पॉइंट पर, दोनों जो है सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पर हिट करेंगे। दैट अराइवल टाइम डिपेंड ऑन दी मासेस, नहीं ऐसा नहीं है, टाइम मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हमें ये जो इक्वेशन है ये मास डिपेंडेंट नजर नहीं आ रही। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला जा रहा है, टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं और दोनों की नेचर कैसी है, दोनों की नेचर हमें नेगेटिव नजर आ रही है और उनको हम किसी फोर्स की मदद से करीब लेकर आ रहे हैं। जो इनके दरमियान फोर्स मौजूद होगी उस फोर्स का नाम होगा रिपल्सिव फोर्स। यानी अगर दो सिमिलर चार्जेस आ जाते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। यानी ये जो फोर्स होगी इन बिटवीन टू चार्जेस वो इस ऑब्जेक्ट्स को यानी दो चार्जेस को दूर लेकर जाएगी। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर कर रहे होंगे और उसी एनर्जी को हम बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
उसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम बोला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही होगी सिस्टम के अंदर, और उसी एनर्जी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही होगी, बेसिकली इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क हमने क्या किया, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को यानी दो रिपल्सिव चार्जेस को, दो नेगेटिव चार्ज को करीब लेकर आए, और उसके लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो कि हमें बात मालूम है कि जब अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। इंक्रीज कब होगी, जब हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है वर्क परफॉर्म करेंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो इंक्रीज हो रही होगी। और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, व्हाई डज अ पैसेंजर टेंड टू मूव फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग व्हीकल स्टॉप सडनली। यानी ये अगर हम इसको ऑप्शन रीड करते हैं तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी व्हीकल है, यानी बस अज्यूम कर लीजिए, और उसके अंदर आप जो है वो बैठे हुए हैं, पैसेंजर मौजूद है, तो पैसेंजर जैसी बस स्टॉप होती है तो पैसेंजर जो है वो आगे की जाने मूव करना क्यों स्टार्ट होता है, तो उसका रीजन पूछा जा रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन रीड करें तो उसके अंदर बोला जा रहा है ग्रेविटी पुश द पैसेंजर फॉरवर्ड। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रेविटी तो एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन बिटवीन द पैसेंजर एंड द सीट इंक्रीज सडनली। नहीं, ऐसा नहीं है, अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है। अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द बस या व्हीकल होगी मौजूद। द पैसेंजर बॉडी टेंड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पहले मूव कर रहा था, और जैसे हमें बताया जा रहा है कि जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है, उसके बाद सडनली स्टॉप हो गया। सडनली स्टॉप होने का मतलब है पहली जो उसकी स्टेट है वो कैसी है, पहली जो उसकी स्टेट थी वो कैसी थी, मोशन में थी। ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट जो पैसेंजर की थी वो कैसी थी, मोशन में थी। उसके बाद जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यानी व्हीकल को या कार को स्टॉप कर दिया, यानी अब हमने क्या कर दिया, रेस्ट में लेकर आ गए। तो जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी स्टेट को ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा होता है ड्यू टू इनर्शिया। तो अपनी इनिशियल स्टेट को ऑक्युपाई कर रहा होगा, यानी इनिशियल स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और उसी वजह से वो क्या करेगा, अपने आप को यानी उसका जो अपर बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और यही रीजन आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन करोगे, यानी ऑप्शन पर टिक करोगे। द पैसेंजर बॉडी टेंड टू मेंटेन स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया। जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वो अपनी इनिशियल स्टेट को, जो उसकी पहली स्टेट थी यानी जो मोशन में था, उसी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। द व्हीकल एक्सपर्ट आ फोर्स फॉरवर्ड आफ्टर स्टॉपिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद चेंजिंग स्पीड। अब टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो और हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ मोशन जो हो रहा है उसके अंदर हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो हमारे पास दो तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। एक तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, यानी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, और एक मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। तो जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम बोलते हैं, यानी जिसके अंदर हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, उस एक्सेलरेशन को बोला जा रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जिसके अंदर हमारी स्पीड चेंज हो रही हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या हम बोल सकते हैं हमारी स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज हो रही हो, उसके अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर ऑप्शन को रीड करें तो इसके अंदर पहला बोला जा रहा है, इट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। नहीं, ऐसा नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही होंगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट कर रही होगी और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट कर रही होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आई, क्योंकि हमारे पास चेंजिंग स्पीड है, यानी अगर हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, यानी स्पीड चेंज हो रही हो, तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, और डायरेक्शन क्योंकि चेंज होगी सर्कुलर पाथ के अंदर,
तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एक्सेलरेशन है इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास एक तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और दूसरा स्पीड भी चेंज हो रही है, तो दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द पीरियड ऑफ अ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन के अंदर क्या बोला जा रहा है, पीरियड मेजर द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो पीरियड जो है वो ये मेजरमेंट नहीं करता, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हैज द सेम पीरियड सेम यूनिट्स, तो ये ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो उसको हम सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं या हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज और फिर सेकंड इनवर्स भी कहते हैं। और टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड्स हो जाएगा, टाइम पीरियड का जो यूनिट होगा वो हमारे पास हो जाएगा सेकंड्स। तो दोनों के सेम यूनिट नजर नहीं आ रहे मुझे। द पीरियड इज टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन एंड द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ईच सेकंड। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही बताई जा रही है। तो पीरियड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन ईच सेकंड या पर सेकंड। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है और यही डेफिनेशन इसका राइट आंसर बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टाइम पीरियड, नहीं ऐसा नहीं होता। तो डेफिनेशन वाइज या डिस्टिंग्विश अगर हम डेफिनेशंस देखें तो हमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है बोथ द डेफिनेशंस। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ in a Bohr model of hydrogen atom, the Pe represent the potential energy and Te represent the total energy. In going to higher levels, यानी हमने क्या किया, अपने नंबर ऑफ ऑर्बिट या रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम वो इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज कर रहा है तो हमें बताइए कि हमारे पास टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है हमने। तो पहले अगर हम रिलेशन देख लें तो हमें बात मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है in hydrogen atom, kinetic energy in hydrogen atom can be explained as ke divided by 2r। ke divided by 2r, ये हमारे पास हो गया कौन सी एनर्जी, हमारे पास हो गई काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास हो गई काइनेटिक एनर्जी के ई स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमारे पास हो गई काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है। और टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाती है, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। तो जो r है वो रेडियस को डिफाइन कर रहा है और k रिप्रेजेंट द कूलम कांस्टेंट और e इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर देखें, अगर हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो हमें दोनों जो टर्म्स नजर आ रही हैं वो इनवर्ट नेगेटिव नजर आ रही हैं। जैसे हम जो है वो रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो टर्म है यानी जो ओवरऑल वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, यानी हम कह सकते हैं हमारे जो ओवरऑल वैल्यू है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी। वो लेस नेगेटिव होने का मतलब है हमारी जो टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर रही होगी। क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल पैरामीटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होने का मतलब हमारे पास लेस नेगेटिव है, और लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। सो एज टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही होगी। और ये वाला ऑप्शन मुझे ऑप्शन डी में सही नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिके बाय इमिटिंग अ बीटा माइनस पार्टिकल। एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिके हुआ जिसके अंदर हमें जो पार्टिकल मिला वो कैसा पार्टिकल मिला, बीटा नेगेटिव डिके मिल गया। हाउ does the mass number and atomic number of the daughter nuclei compare to the parent nuclei। तो हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मास नंबर पर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होता। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास लेट से ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियर जिसको हम एक्स से मैं डोनेट कर रहा हूँ XA, और ये मेरे पास आ गया डॉटर न्यूक्लियर, और डॉटर न्यूक्लियर के साथ मुझे क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। जब भी मेरे पास बीटा नेगेटिव डिके होगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है, और इलेक्ट्रॉन की इमिशन में मुझे यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0, यानी मेरे पास जो मास नंबर है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे
अब मैंने यहाँ पर Z-1 कर रहा हूँ, तो इधर मुझे Z+1 करना पड़ेगा ताकि मैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को क्या कर सकूँ, कंजर्व कर सकूँ। तो Z1 यानी मेरे पास एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा बाय 1। तो ये वाला ऑप्शन मुझे ऑप्शन बी में से नजर आ रहा है, यानी मास नंबर अनचेंज एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडिकेशन भी दी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 1। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। Next question is the ratio of frequency of the long wavelength emit of Lyman and the Balmer series of the hydrogen atom is। तो हमें क्या मालूम करना है, longest wavelength emitted of Lyman and Balmer series of hydrogen atom मालूम करना है और उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांजिशन जो है वो मिनिमम करनी पड़ेगी। तो लेट्स से हम अगर कैलकुलेट करें लेमन सीरीज के लिए तो मुझे मालूम होता है कि मेरे पास जो फाइनल स्टेट होती है वो 1 होगी और हमारे पास जो ट्रांजिशन होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी जो इनिशियल स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करूँ जो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहलाएगी, मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना है, तो आप ये जनरलाइज फार्मूला भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं अपने पास। और ये जनरलाइज फार्मूला क्या बन जाएगा, सी आर 1/1 NF स्क्वायर माइनस 1/n I स्क्वायर। ये किसके लिए फार्मूला है, जनरलाइज फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ के लिए सिंपल आप यहाँ पर रिबर्ट कांस्टेंट जो कि R रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिख सकते थे। खैर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो नंबर है वो क्या आ रहा है। CR यहाँ पर रिबर्ट कांस्टेंट H डाल देते हैं ताकि आपको इंडिकेशन मिल जाए कि रिबर्ट कांस्टेंट है। और NF की वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर कर देंगे, NI की वैल्यू मेरे पास 2 है उसका स्क्वायर कर लिया। और इसकी जब मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है लेमन सीरीज की वेवलेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट लिमिट के लिए जो मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली वो मेरे पास आ जाएगी, यानी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैं कह सकता हूँ, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मैंने कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसका एलसीएम मैं लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/4। तो मेरे पास जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3CRH डिवाइड बाय 4। ये मैंने मालूम कर ली फॉर द लेमन सीरीज। और इसी तरह मैं बाल्मार सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। बाल्मार सीरीज के लिए जो कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CRH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/n I स्क्वायर। तो ये बात मुझे मालूम है कि जो बाल्मार सीरीज होती है उसका जो फाइनल स्टेट होती है उसकी फाइनल स्टेट वो 2 होती है। और मुझे अगर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, हाईएस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है तो मैं ट्रांजिशन करानी होगी, लोएस्ट ट्रांजिशन करानी होगी और मैंने जो ट्रांजिशन करानी होगी वो हो जाएगी NI3 यानी 1+ कर लेंगे। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और मेरे पास क्या आ जाएगा, CRH 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 1/9 यानी 3 स्क्वायर। सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। जब इसका आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5CRH डिवाइड बाय 36। अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने इन दोनों को रेशियो कैलकुलेट करना है और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो मुझे बात मालूम है कि मेरे पास जो FL/FB का जो रेशियो आएगा ऊपर आ जाएगा 3CRH डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5CRH डिवाइड बाय 36। अब देखिए जो पैरामीटर कैंसिल हो रहे हैं उसे मैंने कैंसिल आउट कर लिया, मेरे पास कैंसिल हो रहा है, CRH मैंने कैंसिल कर लिया और मजीद जो सिंप्लीफिकेशन होगी यानी 4 और 36 मैंने कैंसिल कर सकता हूँ, उन्हें भी मैंने कैंसिल कर लेता हूँ। तो 4 और 36 मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 9 से 36 जो मेन पैरामीटर है वो रह जाएगा 4 9 से 36 और ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो 9 3 27। तो मेरे पास जो रेशो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 27/5 जो कि मुझे ऑप्शन ए में सही नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डबल व्हाइल कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द चेंज। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को डबल कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो हमारे कौन सा पैरामीटर चेंज होगा। तो देखिए इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट किसके साथ होता है, वो हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ विच आर इमिटिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस उनके साथ होता है, या फोटो करंट के साथ भी आप कह सकते हैं। अगर मेरी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट इंक्रीज हो रहा होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी और इसके अलावा हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी फिलहाल हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि भाई अगर इंटेंसिटी को डबल करते हैं, इंटेंसिटी को अगर हम डबल कर देते हैं और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसे कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास क्या इफेक्ट जनरेट होगा। तो
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड जो है वो डबल हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी जो है क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। अनचेंज क्यों रह रहा है, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, बल्कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट जनरेट होगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए को अगर देखें तो उसके अंदर बोला जा रहा है बोथ द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, ये आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल बट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड रिमेन अनचेंज, तो ये वाला आंसर भी सही नहीं है। बोथ द नंबर एंड द काइनेटिक एनर्जी रिमेन अनचेंज नहीं है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि इंटेंसिटी आपने डबल कर दी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस वो इंक्रीज कर जाएंगे, यानी वो भी डबल हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा था कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम लेमिनेशन प्रोसेस करते हैं उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है जो कि ईडी करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसका हमें रिड्यूस करना होता है। तो अगर हम कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को लैमिनेट कर देते हैं, यानी उसके स्मॉल पीसेस कर देते हैं, उसके हम पैक्स बना लेते हैं, उसको स्मॉल शीट में ब्रेक कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ईडी करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट वो रिड्यूस कर जाएगा। और रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो, और यही हमारे पास जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ईडी करंट रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो लॉसेस हैं, यानी हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉसेस वो क्या कर जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो एफिशिएंट बन जाएगा, पहले से ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा। ईडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, जब भी हमारे पास मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो हमारे पास जो कोर के अंदर, यानी लेट्स से हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के अंदर ये हमारे पास जो है वो कोर वाला हिस्सा आ गया, ये हमारा कोर वाला हिस्सा आ गया। तो ये हमारा कोर वाला हिस्सा, इसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं और कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से इसके अंदर हमारे पास इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप, इस तरह से इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। तो इंड्यूस करंट हमारे पास एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास नेट वोल्टेज है वो रिड्यूस हो रहे होते हैं। नेट वोल्टेज रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो पावर लॉसेज या ईडी करंट लॉसेस जनरेट होते हैं और उसी को एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशन प्रोसेस करते हैं, यानी हमारे पास जो कोर होता है उसको हम बहुत सारी शीट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी करंट है वो रिड्यूस हो जाए। तो हमसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस करंट की वजह से होगा, तो ईडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेंपरेचर विल बी। तो आपको बात मालूम है कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो डिक्रीज करती है विद द राइज इन टेंपरेचर। अब रीजन हमसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों है, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विद द राइज इन टेंपरेचर, विद द राइज ऑफ टेंपरेचर। तो डिक्रीज करती है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज कर जाती है। सेमीकंडक्टर की क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। किसके रिस्पेक्ट से, अगर हम टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर। नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर इसका आता है, अगर हम अल्फा कैलकुलेट करें तो इसका नेगेटिव आएगा टेंपरेचर। और अगर मेरे पास क्या हो, मेटल हो, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। मेटल के केस में एज टेंपरेचर इंक्रीजेस, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ टेंपरेचर। फिर आपसे रीजन पूछ रहा है कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है विद द राइज ऑफ टेंपरेचर क्या होती है, तो आपने बता दिया डिक्रीज किस वजह से होती है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको ये बात मालूम है सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारे पास बैंड्स होते हैं, यानी वैलेंस बैंड वीसी और कंडक्शन बैंड्स, इनके दरमियान जो गैप होता है वो बहुत माइन्यूट सा होता है, यानी नैरो गैप होता है। और यहाँ से जो कंडक्शन बैंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टेंपरेचर इंक्रीज होने की वजह से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से टेंपरेचर इंक्रीज होने की वजह से एक वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वो मूव करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड से उनकी कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारी रेजिस्टेंस जो है सेमीकंडक्टर की डिक्रीज कर जाती है। तो यही बात हमसे पूछा जा रहा था, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेंपरेचर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विद द राइज ऑफ टेंपरेचर। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला जा रहा है व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड, टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गई, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम विल बी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो क्यों हो गई, क्योंकि जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव उस वक्त होगी, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है अटेन बाय द फ्लूइड
मैक्सिमम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल मोशन कर रहा होता है, यानी कोई भी जैसे रेन ड्रॉपलेट की आप बात करें तो वो फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है, और विस्कस ड्रैग फोर्स जो एक्ट करती है तो हम बोलते हैं कि जब हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर हो जाए किसके, ड्रैग फोर्स के, जो कि आपकी अगेंस्ट फोर्स एक्ट कर रही होती है मोशन ऑफ द एयर ड्रॉप के अगेंस्ट फोर्स जो एक्ट कर रही होगी उसे हम बोलेंगे विस्कस ड्रैग फोर्स। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएगी तो आपकी नेट फोर्स हो जाएगी जीरो, और नेट फोर्स जीरो हो गई तो आप बोलोगे आपकी एसेलरेशन भी जीरो हो गई। और बॉडी अगर एसेलरेट नहीं करी मतलब वो मैक्सिमम स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, मैक्सिमम स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इस वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप ये बोलोगे कि अगर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो चुकी है इसका मतलब अपने कांस्टेंट वेलोसिटी में एसेलरेशन जीरो होगी। और ये आपसे पूछा जा रहा था कि एसेलरेशन बताइए, तो एसेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग थ्रू अ विस्कस मीडियम विल बी जीरो।